जैव प्रौद्योगिकी परिषद रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए विषय स्वयं तय करे। प्रोजेक्ट पूरा होने पर उसे परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने यह निर्देश परिषद की बैठक में दिए। मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए विषय स्वयं तय करें। प्रोजेक्ट पूरा होने पर उसे परिषद की वेबसाइट में अपलोड किया जाए। राजस्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने यह निर्देश परिषद की बैठक में दिए। गुप्ता ने कहा है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलने के बाद उस पर वर्कशॉप कर चर्चा की जाए। वर्कशॉप 1 माह के भीतर करें। रिपोर्ट को संबंधित विभागों को भी भेजा जाए। रिपोर्ट हिंदी में भी बनाएं। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों को दी जाने वाली ट्रेनिंग में पिछड़े क्षेत्र को प्राथमिकता दें। प्रत्येक संभाग में ट्रेनिंग का कार्य बनाएं। सिलेक्टेड विद्यार्थियों को राज्य के बाहर भी ट्रेनिंग के लिए भेजें। ट्रेनिंग के बाद विद्यार्थी और प्रधानाध्यापकों को फीडबैक भी लें। बैठक में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना के संबंध में भी चर्चा हुई। भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। कन्याशाला व बाल प्राथमिक में कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षा में मात्र 42 छात्राएं हैं। चापड़ा में छात्र छात्राओं की गिरती संख्या के कारण 2 सरकारी स्कूलों को किया एक। प्रदेश सरकार एक तरफ शिक्षा का स्तर हर वर्ग के बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, वहीं जिम्मेदार अधिकारी शिक्षा अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते सारी योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। इसका उदाहरण देखने को मिला देवास जिले के सबसे बड़े विकास खंड बगली के नगर चापड़ा में। 8-9 हजार वाले नगर चापड़ा में शिक्षक और शिक्षिकाओं की लापरवाही के कारण शासकीय बाल प्राथमिक व कन्याशाला में बच्चों की संख्या इतनी कम हो गई है कि दोनों स्कूलों को एक करना पड़ा है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष स्कूलों में बच्चों की संख्या गिरते गिरते वर्तमान में कन्याशाला में 1 से 5 तक की कक्षा में मात्र 22 छात्राएं एवं बालक प्राथमिकता में 1 से 5 तक की कक्षा में 20 बच्चे दर्ज हैं, जो कि स्कूल व नगर के लिए शर्मनाक बात है। कुछ वर्ष पहले इस स्कूल में छात्र छात्राओं की काफी संख्या थी। जिम्मेदार शिक्षक और शिक्षिकाओं की लापरवाही के कारण यह दिन देखना पड़ रहा है कि इतने बड़े नगर में यह स्कूल बंद होने की कगार पर आते दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो संकुल व विभाग की मेहरबानी के चलते कन्याशाला में 2 शिक्षिकाएं कई वर्षों से जमी हुई है। साथ यह शिक्षिकाएं नगर में ही निवास करती हैं, जिसके बावजूद सत्र 2016-17 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक भी एडमिशन नहीं करा पाई हैं और इनकी निष्क्रियता के चलते आज यह दिन देखना पड़ रहा है। आज तक शिक्षिकाओं द्वारा स्कूल चले अभियान के तहत कस्बे में भ्रमण नहीं किया गया। इसी कारण कन्याशाला में एक भी नया एडमिशन नहीं हुआ है। जब हमारे संवाददाता ने बालक प्राथमिक स्कूल की कक्षा 4 के छात्र से 6 के पारे को पूछा तो वह नहीं बोल पाया, न ही ABCD हिंदी पढ़ सका। 27 अगस्त को दोनों स्कूलों को एक कर दिया गया। अब देखना यह है कि यह स्कूल कब तक चल पाता है, क्योंकि इतने बड़े नगर में बालक प्राथमिक स्कूल बंद होकर कन्याशाला में शामिल करना शर्म की बात तो है ही, साथ ही यह मामला चर्चा का विषय भी है। देवास से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकार के सारे दावों को झूठा साबित कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि की अनदेखी के कारण मासूम बच्चों को जर्जर भवन में जान जोखिम में डालकर पढ़ने पर मजबूर हैं। एक और प्रदेश सरकार सरकारी स्कूल हर प्रकार की मूलभूत सुविधा मुहैया कराने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकार के सारे दावों को झूठा साबित कर रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण आज मासूम बच्चों को जर्जर भवन में जोखिम उठाकर पढ़ने पर मजबूर हैं। बगली विकास खंड एवं हाई पिपलिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत धीनगर खेड़ा के मजाट रोड स्थित बाल प्राथमिक स्कूल का भवन 2003 में बना था, लेकिन घटिया निर्माण होने के कारण समय से पहले ही यह भवन जर्जर हो गया। छत का प्लास्टर जगह जगह से गिरने लगा है एवं भवन के लेंटर भी नीचे की ओर झुकने लगे हैं। वर्तमान में भवन गिरने की कगार पर है। ऐसी स्थिति में बच्चे मजबूरन अपनी जान जोखिम में डालकर जर्जर भवन में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। शिक्षकों के अनुसार इस जर्जर भवन की जानकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी गई है, लेकिन आज तक इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। ये स्कूल 2003 में बना है, जिसके 2 साल बाद से इसकी यही कंडीशन है। कई आए अफसर इंजीनियर वगैरह सबको लाके दिखा दिया। कई बार मैंने भी रिपोर्टिंग कर दी, संकुल में BO को दे दिया, लिख के सब कुछ कर दिया, गांव वालों के साइन करवा के कई बार हमने ग्राम पंचायत में भी दिया है। और इसके बाद भी इसकी हालत ये हो रही है कि कोई देखने वाला ही नहीं है। बच्चे बैठते हैं
पानी बिल्कुल भरा हुआ है। ये मान के चलो ऊपर कम से कम 800 लीटर पानी छत के ऊपर भराता है। जब पानी ऊपर इतना वजन स्टॉक होता है तो छत कभी भी गिर सकता है वजन के मारे। और अब तो ये कंडीशन हो गई है कि बिठाने की कहीं जगह नहीं है, पूरा स्कूल गीला है, बरामदा गीला है, दोनों कमरे गीले हैं। इसके बाद में एक दिन गिरा एक मलबा छत का, एक बच्चा बोर्ड पे पढ़ा रहा था, पहाड़े पढ़ रहे थे उस टाइम, बाल बचाओ बच्चा, अभी मलबा मैंने वहीं रखा हुआ है दिखाने के लिए। आप चाहो तो उसका भी फोटो खींच के ले जा सकते हैं ऊपर। पंचायत ने प्रकाश अपने सरपंच प्रतिनिधि प्रकाश भाई आए, उन्होंने स्थिति देखी, देखने के बाद में बोला यार सर ये स्थिति तो खराब है, बच्चों को आप अंदर मत बिठाइए, हादसा हो सकता है। उन्होंने पंचायत के तौर पे व्यवस्था करी और एक मकान मालिक से बात करी है ताकि किराए से उसको लेके और बच्चों को वहाँ बिठा के अध्ययन करवाया जाए। ये व्यवस्था पंचायत की तरफ से प्रकाश भाई ने करी। आपका नाम? मेरा नाम भजनलाल नायक, सहायक अध्यापक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय ब्लॉक में। मैं मीडिया के सामने बोलना चाह रहा हूँ कि ये ग्राम पंचायत का जो ब्लॉक मजरा है उसमें स्कूल की बहुत स्थिति खराब है। यहाँ टीचर से मैंने बात करके अपने ग्राम पंचायत द्वारा एक मकान का किराए से लेके बच्चों की व्यवस्था की गई। वहाँ पे यहाँ प्रशासन की इतनी गलती है, कोई भी ना सुन पा रहे हैं, ना देख पा रहे। नेताओं ने अच्छा देख के आ गए, मीडिया वाले भी फोटो खींच लिए, पर ना सुन रहे हैं यहाँ पे कोई भी। उच्च अधिकारी वगैरह को कोई इस मामले में सबको हमने राज्य मंत्री को बता दिए थे और अधिकारी को बताए हैं। संकुल पे भी चला, शिक्षा मंत्री को भी लाके बैठा दिया ना। तो कोई समाधान? कुछ भी समाधान नहीं हुआ अभी तक भी, आज तक समाधान नहीं हुआ कुछ भी। ये कम से कम 6-7 साल से हो रहा है। ये 7 साल से पहले बात पूछा थी तुमने, आज तक भी समाधान नहीं हुआ इस मामले का। ग्रामीणों ने बताया कि आज से 2 माह पहले इस स्कूल भवन की बदहाली के बारे में विधायक व मंत्री दीपक जोशी को भी अवगत करा दिया गया था, जिस पश्चात जोशी ने 20 दिन के अंदर भवन रिपेयरिंग के लिए 2,50,000 रुपए की घोषणा भी की थी, लेकिन आज तक उपयुक्त राशि नहीं मिली है। बताओ आप। ये बच्चे और आते हैं यहाँ पे, बच्चे बैठे का अंदर पानी भरा हुआ, तो सर भी क्या करेगा उसमें? कभी भी गिर सकता है, मतलब ज्यादा बारिश हो सकती है तो। आपका नाम बताएं। राधेश्याम। एक 5वीं के छात्र ने बताया कि वह स्कूल पढ़ाई कर रहे थे, तभी उस समय छत से अचानक प्लास्टर गिरा, जिससे वह बाल बच गए। जब से कक्षा बाहर लगती है, लेकिन बारिश होने पर बड़ी परेशानी होती है। तो एकदम से वो ऊपर से छत गिरी थी, तो मैं ना इधर से भाग आया था, किसी को बच गया हो तो मैं ही था वहाँ पर, मेरी वजह। क्या नाम आपका? सरपंच प्रतिनिधि प्रकाश चौहान ने बताया कि जोशी जी द्वारा रिपेयरिंग के लिए राशि की घोषणा की थी, लेकिन आज तक नहीं मिली है। बच्चों को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे, इसलिए पंचायत की ओर से गांव में ही एक भवन किराए पर लेकर शिक्षकों को दिया है, जिसका भुगतान पंचायत करेगी। जोशी शिक्षा मंत्री रहते हुए भी अपने क्षेत्र में शिक्षा का स्तर नहीं सुधार पाए। साथ ही आज भी स्कूलों की हालत बदहाल है। वह कई स्कूलों के पास भवन है, लेकिन जोशी अपने क्षेत्र की समस्या हल नहीं कर पाए, जो कि एक चिंता का विषय है। देवास चापड़ा से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हर माँ बाप का सपना होता है कि वह अपने बच्चे का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाए, ताकि वह बड़े होकर देश का नाम ऊंचा कर सके। और माता पिता अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई इन प्राइवेट स्कूलों में बिना सोचे समझे भर देते हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में एडमिशन लें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, ताकि वह माँ बाप का और देश का नाम ऊंचा कर सकें। और माता पिता इसी जुगाड़ में अपने जीवन भर की कमाई इन प्राइवेट स्कूलों में झोंक देते हैं। ऐसा ही एक वाकया रतलाम के एक स्कूल का है, जहां मुस्कान नाम की छात्रा जो रतलाम के पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, अचानक मुस्कान की तबीयत स्कूल में खराब हो जाती है। फिर स्कूल से मुस्कान को घर फोन लगाया जाता है। मुस्कान के पिता फौरन स्कूल पहुंचते हैं, पर स्कूल के चौकीदार की दादागिरी का सामना करना पड़ता है। मुस्कान के पिता चौकीदार से गेट खोलने की अपील करते हैं और गिड़गिड़ाते हैं। जैसे तैसे लड़की के पिता अकील खान स्कूल के अंदर पहुंचते हैं, जहां मुस्कान की तबीयत ज्यादा बिगड़ती दिखाई देती है। उसे फौरन अस्पताल ले जाने लगते हैं, लेकिन चौकीदार व स्कूल स्टाफ लड़की के पिता को गाली देना शुरू कर देता है। वह जातिवाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए स्कूल से भगा देता है। फिर बाद में स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मुस्कान के माता पिता को धमकाते हैं। मेरे बच्चे रतलाम पब्लिक स्कूल पढ़ते हैं। मेरे को सुबह 8:15 पे मेरे पास कॉल आता है कि सर आप रतलाम पब्लिक स्कूल आ जाइए और आपकी लड़की की तबीयत खराब हो गई है। तो मैं यहाँ से 10-15 मिनट में करीब लगे मुझे, और मैं स्कूल पहुँचा गाड़ी लेके। वहाँ मुझे गार्ड कीपर ने वहाँ पे गाड़ी रोकी मेरी, और मेरे से बोला कि आप अंदर गाड़ी लेके नहीं जा सकते।
मैं ठीक है कोई बात नहीं, मैंने गाड़ी वहीं खड़ी करी और मैं अंदर गया पैदल पैदल। वहां से सर वाइस प्रिंसिपल सर ने बोला मेरे से कि आप जाइए, आपकी गाड़ी लेके आइए, हमारे पास कोई गाड़ी की सुविधा नहीं है। मैं वापस भाग के बाहर जाता हूँ। मैं गेट कीपर को बोला मैंने कि आप ये गेट खोलो, मुझे गाड़ी लेके अंदर जानी है। गेट कीपर ने गेट खोलने से मना कर दिया कि मुझे सर की कोई अनुमति नहीं है कि आपकी गाड़ी लेके जाने दूं। मैं गुस्से में था, मैंने धक्का दिया गेट कीपर को और दरवाजा अपने हाथ से खोला मैंने और मैं गाड़ी लेके गया अंदर। वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल है, मैडम है, स्कूल का स्टाफ ने मेरी लड़की को मेरी गाड़ी के अंदर डाला और मैं वापस गाड़ी लेके जाने लगा तो मुझे गेट कीपर ने रोका मुझे वहाँ पे और मेरे साथ बदतमीजी करी और मेरे साथ हाथापाई करी। मैं आके बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल ले गया, पहले मैं वहाँ एडमिट कराया उसे और वहाँ से मेरे पास वाइस प्रिंसिपल का फोन आता है कि आप ये जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं और आप अपनी मर्जी से जो चला रहे हैं इसे काम नहीं चलेगा। अगर आपने कुछ करा है तो मैं आपके बच्चे का नाम काट दूंगा और इसका अंजाम आपको बहुत भारी पड़ेगा। कितने सालों से आपकी बालिका? मेरी लड़की सर करीब यूकेजी से आज 12 में है, पूरे 16 साल से एक स्कूल में है और मेरे 2 बच्चे और पढ़ रहे हैं। रौनक खान है वो 9B में है, एक सेरेना खान है वो LKG में है। तो ये जो आपको धमकी मिली उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद सर मैं थाने गया और मैंने उनके नाम की कंप्लेंट करी है, लेकिन अभी तक उनका कोई रिजल्ट नहीं मिला मुझे। ना तो वाइस प्रिंसिपल को उन्होंने बुलाया है थाने पे और ना ही कोई गेट कीपर के खिलाफ कोई कार्रवाई करी है। उल्टा गेट कीपर को मैंने मेरी लड़की जहाँ एडमिट कराया था उसके ठीक 2 घंटे बाद उन्होंने गेट कीपर को एडमिट कराया। अगर एडमिट कराया है तो उसकी रिपोर्ट लाई है उनसे बोलिए अगर चोट लगे तो रिपोर्ट लगाइए, वहां से रिपोर्ट मांगी है वहां से। ना तो उसको कोई जांच हुई है उसकी और ना उसके कोई चोट का निशान है। वो आता है आधे घंटे लेटा और 1 घंटे में छुट्टी लेके वापस चला गया। अगर है तो छुट्टी कार्ड लेके आए उससे। मैंने धमकी दी गई है कि वो मेरे बच्चों का नाम काट देंगे। अगर ऐसे में मेरे बच्चों का भविष्य खराब होता है या पूरा साल खराब होता है तो उसकी पूरी जवाबदारी स्कूल प्रबंधक की रहेगी, क्योंकि मेरे बच्चों का पूरा साल खराब हो जाएगा। इसकी जवाब अगर आज मैं बच्चों को स्कूल पहुंचा दूंगा तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? मैं यही निवेदन है मेरे से आपसे कि मेरे बच्चों का कुछ भी ध्यान रखा जाए उनका। इसी के चलते मुस्कान के पिता अकील खान ने पुलिस को स्कूल प्रिंसिपल और चौकीदार की जानकारी दी। वहीं मुस्कान के माता पिता को डर है कि कहीं मुस्कान का भविष्य खराब न किया जाए। पूरी घटना की जानकारी देते हुए मुस्कान के पिता ने हमें बताया कि जब मैं अपनी बच्ची को स्कूल लेने गया तो मेरे साथ ये पूरा वाकया हुआ। बाद में प्रिंसिपल और स्कूल संचालक का मेरे पास एक फोन आया, जिन्होंने इस फोन में मुझे ये धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया और इसकी सूचना पुलिस को दी तो मैं तुम्हारी लड़की का भविष्य खराब कर दूंगा और तुम्हें भी देख लूंगा। अब देखना यह है कि रतलाम के इस पब्लिक प्रिंसिपल राकेश शर्मा और चौकीदार के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है और क्या प्रशासन इस पब्लिक स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है। मुस्कान खान है, मैं रतलाम पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, क्लास 12B में। मेरी अचानक से तबीयत खराब हुई। स्कूल प्रिंसिपल ने मेरे पापा को फोन किया, पापा आए और फिर वो मुझे ले जाने लगे तो गार्ड ने पापा के साथ बदतमीजी की और उसके बाद वाइस प्रिंसिपल सर ने भी पापा को बहुत कुछ बोला। फिर भी पापा मेरे को हॉस्पिटल लेकर निकल गए। हॉस्पिटल से घर आने के तबीयत और टैबलेट वगैरह देने के बाद स्कूल से फोन आता है। पापा को वाइस प्रिंसिपल सर ने धमकी दी थी कि अगर आपने कुछ आगे एक्शन लिया तो हम आपके बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। तीनों बच्चों के लिए उन लोगों ने धमकी दी थी। तो आज अभी भी मुझे स्कूल जाने से बहुत डर लग रहा है। इस कारण मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ और स्कूल नहीं जाऊंगी तो मेरा पूरा फ्यूचर खराब होगा और इसलिए हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। एक मामला आया कि उसमें स्कूल में बच्चा पढ़ता है, उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसके पेरेंट्स को सूचना दी गई थी, जिसको वो लेने पहुंचे थे। इस बात में वहाँ पर कुछ मैनेजमेंट के साथ इनका विवाद हुआ था। इस संबंध में शिकायत मिली, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। रतलाम से राकेश दीवानी। एक ऐसा विभाग जो कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तथा पैसों के मामले में सबसे धनवान माना जाता है, मगर उसी के कर्मचारी महीनों से वेतन न मिलने की बात करे तो फिर इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। एक ऐसा विभाग जो कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तथा पैसे के मामले में सबसे धनवान माना जाता है, अगर उसी के कर्मचारियों को महीने से वेतन न मिलने की बात करें तो फिर भी दुर्भाग्य होगा। जिले के एक ऐसे ही विभाग के 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी वेतन के बिना ही अपनी सेवा देने में लगे हुए हैं। जी हाँ, यह सच्चाई है जिसमें राजपत्र अधिकारी भी सम्मिलित हैं। मामला है जिला पंचायत का।
जिसमें शासन द्वारा राशि नहीं दिए जाने से यह स्थिति निर्मित होने की बात विभाग एक कर्मचारी बतलाते हैं। बतलाया जाता है कि यहाँ ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 29 है। इस संबंध में अपनी बात को लगातार पत्रों के माध्यम से सरकार से संबंधित विभागों को लिखने की जानकारी कर्मचारी ने दी, जबकि उसे वेतन न मिलने से परिवार में तनाव की स्थिति निर्मित होने की बात भी उसने कही। दुकानदारों की देनदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिले में इस समय 29 कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रति माह 12 लाख तथा वर्ष में 1 करोड़ 44 लाख इनके वेतन पर व्यय होता है। वित्तीय अधिकारियों ने बतलाया कि गत वर्ष 2 करोड़ 99 लाख 17 हजार रूपए उधार अन्य योजनाओं के लिए थे, जिसमें से कुछ अंशदान प्राप्ति के बाद 1 करोड़ 12 लाख 97 हजार 873 रूपए वापस किए गए, जबकि 1 करोड़ 86 लाख 19 हजार 127 रूपए बकाया है। बतलाया जाता है कि पूर्व में HDFC, MDM, TNT फार्मेसी ग्रांट एवं BRPF से उधार लिया गया था। सेवानिवृत्त हो चुके तथा होने जा रहे कर्मचारियों को भुगतान के लिए भी पैसा नहीं है। माह अप्रैल 2016 से हमारे यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों को राशि के अभाव में, आवंटन के अभाव में पेमेंट नहीं हुआ है। इसमें वर्ष 11-12 से 15-16 तक अन्य योजनाओं से अग्रिम के रूप में लिए गए पैसे 2 करोड़ 99 लाख 17 हजार ले चुके हैं और इसमें से वापस किए हमने 1 करोड़ 12 लाख 97 हजार 873 रूपए। शेष देने हेतु राशि 1 करोड़ 86 लाख 19 हजार 127 रूपए है। लगभग माह में 12 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है वेतन भत्तों की पूर्ति के लिए। एक वर्ष में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है और शासन से, केंद्र शासन और राज्य शासन से जबकि बहुत कम पैसा आ रहा है। पिछले वर्ष में 64 लाख 06 हजार रुपए प्राप्त हुआ है और अन्य योजनाओं से लोन लेके 1 करोड़ 10 लाख 17 हजार पूर्ति की है, 1 करोड़ 69 लाख 01 हजार। बाकी का हर साल का यही काम है। निवेदन करना चाहेंगे कि केंद्र शासन और राज्य शासन अमाउंट बढ़ा के पहुंचाए, कम से कम 12 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से तो भेजे ही भेजे। 29 कर्मचारी है। 29 कर्मचारियों को प्रति माह कितना भुगतान करने की आवश्यकता पड़ती है? लगभग 12 लाख रुपए। 12 लाख। वर्ष में कितना पैसे की आवश्यकता पड़ती है? वर्ष में 1 करोड़ 44 लाख। तो इसमें से लगभग आपके पास में 60% पैसे की कमी होती है या 50%? कितने पैसे की? 60% की कमी होती है। 60% पैसे की कमी होती है। माह अप्रैल 2016 से हमारे यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों को राशि के अभाव में, आवंटन के अभाव में पेमेंट नहीं हुआ है। इसमें वर्ष 11-12 से 15-16 तक अन्य योजनाओं से अग्रिम के रूप में लिए गए पैसे 2 करोड़ 99 लाख 17 हजार ले चुके हैं और इसमें से वापस किए हमने 1 करोड़ 12 लाख 97 हजार 873 रूपए। शेष देने हेतु राशि 1 करोड़ 86 लाख 19 हजार 127 रूपए है। लगभग माह में 12 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है वेतन भत्तों की पूर्ति के लिए। की समस्या नहीं है। इसमें कलेक्टर साहब, जिला सीओ ने कई बार शासन को प्रस्ताव भेजा हुआ है और अपने तरफ से काफी प्रयास किए और शासन स्तर, मध्य प्रदेश शासन स्तर पर से भी सेंट्रल को भेजा गया है और जिस अनुपात में पद स्वीकृत हुए हैं उसके विरुद्ध केंद्र शासन फंड जारी नहीं कर रहे। मुख्य समस्या ये है और इसके कारण स्टेट गवर्नमेंट हम लोगों को राशि जारी नहीं कर पा रही, उसी रेशो में करती है 60-40 के रेशो में। तो मुख्य मुद्दा ये है कि केंद्र शासन से हम लोगों को पर्याप्त राशि मिल जाए जो स्वीकृत पद है उनके विरुद्ध जो हमारे यहाँ से डिमांड है करीब 1.5 करोड़ रुपए पर ईयर हम लोगों को लगता है और आधे से भी कम पैसा केंद्र शासन जारी करते हैं। इस वजह से ये समस्या आई है और इस संबंध में हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अरुण जेटली जी को, वित्त मंत्री हैं भारत सरकार के, और माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जो हमारे ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं सेंटर के, उनको माननीय CM शिवराज सिंह जी को और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री भार्गव जी को और माननीय वित्त मंत्री जयंत मलिक जी को भी लिखा है और कल उनका दमन दौरा है तो उनसे भी जाके हम लोग निवेदन करेंगे कि इस तरह हम लोगों का आपको करें। माननीय सांसद जी को भी हम लोगों ने सकल कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें
उसमें हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था और उन्हें ये भी बताया था कि इसको उन्हें लोकसभा में भी रखा हुआ है और हमारे अधिकारी ने उनसे कहा था और हमारे सीओ साहब ने भी निवेदन बताया था उनको स्थिति के साथ ये स्थिति है और हम लोग 7 महीने से अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। तो मुख्य मुद्दा ये है साहब, हाईलाइट नहीं हो रहा, हम लोग किस तरह का आंदोलन या कोई इस तरह का वो नहीं अपनाना चाहते कि जिससे हमारे प्रशासन में शासन को किस तरह की समस्या हो। इसलिए हम लोग आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज़ केंद्र शासन तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि हम लोगों की समस्या का निराकरण हो। अभी हमारा एक कर्मचारी रिटायर हुआ है, उसको ग्रेच्युटी नहीं मिली है, 6 लाख रुपये जीवन भर उसने सेवाएं की और उसके बाद आज उसको ग्रेच्युटी का एक भी पैसा नहीं मिला। बेचारा परेशान है, ड्राइवर था वो, मिर्जा हलीम को आप लोग जानते होंगे। और अभी आपको मैडम का अगले महीने में रिटायरमेंट है और वही समस्या उनके साथ होगी। अब ये इधर स्थिति ये है, कभी हम लोगों को सरकारी काम से अगर दौरे जाना है तो टीएडीए तो बहुत दूर की बात, जब तनख्वाही की व्यवस्था नहीं है यहाँ और अन्य जो कंटेंजेंसी फंड होते हैं उनका भी व्यय हम लोग नहीं कर पाते। आप लोगों के माध्यम से दमोह से डॉक्टर वैष्णव की रिपोर्ट। 2 दिवसीय पर्यटन समिट का उद्घाटन खजुराहो में हुआ। भारत सरकार के पर्यटन सचिव विनोद जुत्ती व मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तपन भौमिक ने किया। ब्रिटिश देश के 2 दिवसीय पर्यटन समिट उद्घाटन आज भारत सरकार के पर्यटन सचिव विनोद जुत्ती व मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तपन भौमिक ने किया। पर्यटन समिट में विकसित देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए, जिसमें साउथ अफ्रीका के 8 व चाइना के 5 लोग और रूस के 1 प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि इस समिट में ब्राजील का कोई नहीं आया। इस समिट में पर्यटन नीति को लेकर नई नीतियों को बनाने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही ब्रिक्स देशों के बीच में किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए उसके ऊपर भी विचार विमर्श किया गया। देश के नागरिक इन देशों की स्थिति, पर्यटन स्थलों को देखने के लिए आसानी से आ सकें, इनकी कनेक्टिविटी को लेकर भी चर्चा हुई। अब अगले महीने देखेंगे अक्टूबर में औरंगाबाद में सार्क कंट्रीज के जो पर्यटन मंत्री बने, नवंबर 2015 में सार्क कंट्रीज के जो सेक्रेटरी टूरिज्म है उनके साथ हमारी 2 दिवसीय बैठक। आसपास के हमारे जो पड़ोसी देश और जो साथ में ब्रिक्स के नेशन, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म, जिसमें सौहार्दता एक कनेक्शन बन गया है। ब्रिक्स के नाम पर एक कनेक्शन हो गया साउथ अफ्रीका से और इन सब कंट्री से, और उस कनेक्शन को हम लोग दोनों ही देश उसका पूरा लाभ उठाएंगे। और हम अगर अपने स्तर पे अधिकारी और गवर्नमेंट्स अगर एक्शन देती है तो वहाँ के जो लोग हैं, जो आवाम है, उसको भी फायदा होगा। देयर विल बी मोर ओपननेस। कभी भी चाइना विजिट करने के लिए इस स्तर पर, पॉलिटिकल स्तर पर या शासकीय स्तर पर ऐसी बात नहीं आई कि चाइना विजिट करें, लेकिन एक विजिट चाइना 2016 हो गया तो लोगों में हुआ कि हाँ भी चाइना में जाने में लोग प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो फोरम का एक अतिरिक्त एडवांटेज है। ऐसा नहीं है कि हम केवल इन देशों तक ही सीमित है। हमारे जो मुख्य देश हैं, सोर्स कंट्रीज हैं, जहाँ से 75% फॉरेन टूरिस्ट आता है, वो हमारे यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सब देश हैं जहाँ से हम लोग आते हैं। लेकिन पड़ोसी देशों को तो और ज़्यादा आसान है यहाँ आने में। इसलिए हम दोनों का सार्क कंट्रीज के माध्यम से या ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर हम लोग कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज को और ज़्यादा उसको टैप कर सकें और पोटेंशियल। खजुराहो से नयन तिवारी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।